हेलो, वेलकम टू हेलिक्स पाथवेज फाउंडेशन। तो हेलिक्स पाथवेज फाउंडेशन अब आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं साइंस का जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का वन शॉट। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको नाइन्थ प्लस टेंथ दोनों की वीडियोस मिलने वाली है। अभी तक हम सिर्फ टेंथ की ही वीडियोस पोस्ट करते थे, वीडियोस डालते थे आपको पढ़ा के, लेकिन अब हम नाइन्थ के साथ टेंथ के साथ साथ नाइन्थ के भी अब पोस्ट करने वाले हैं। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जहाँ पर आपको हर चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है इसी चैनल पर, हेलिक्स पाथेस फाउंडेशन। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैटर इन आर सराउंडिंग, जो कि हमारे केमिस्ट्री क्लास 9 का पहला चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम मैटर के साथ। तो मैटर को पढ़ रहे हैं तो भाई मैटर है क्या। अब जैसा कि आसपास जैसे कि चैप्टर का ही नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग, तो इससे हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, मैं आपको चैप्टर जितने भी पढ़ाने वाला हूँ, बाकी हर से अपने पढ़ाएगा, तो जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सभी इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको सभी की प्रैक्टिकली नॉलेज मिले। मतलब आप प्रैक्टिकली समझ सके कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। मतलब कुछ नॉलेज आपको मिले। समझ आ रहा है आपको। तो जो भी डेफिनेशन आपको मिलने वाली है वो आपको रटना नहीं है बेटा, समझो उसको। उसके बाद अगर आप उसको इंग्लिश में ना बना पाओ तो आप इस डेफिनेशन को बना एग्जाम में लिख के आ सकते हो, वरना आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने समझ लिया है वो चीज़ क्या है तो आप उसको मन से बनाकर लिखने वाले हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं मैटर के साथ। तो जैसा कि आपको पता है मैटर, तो आप कहीं पर बैठे हैं, मान लीजिए चेयर पर बैठे हैं, आप किसी भी चीज़ में किसी भी डिवाइस में आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर टैब है, तो जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है बेटा, मैटर है। अब मैटर को हम जब कंसीडर करते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें देखते हैं बेटा। पहली चीज़ है हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम और मास, अब इन दोनों को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे, यानी कैसे परखेंगे कि वो चीज़ मैटर है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये रहा आपका मोबाइल। तो आपके मोबाइल का कुछ वॉल्यूम है, यानी कि कुछ स्पेस घिर रहा है। मोबाइल आपका ये स्पेस घिर रहा है, ये स्पेस घिर रहा है। साथ ही में आपका जो मोबाइल है वो कुछ मास है उसका, मान लीजिए 200 300 500 ग्राम कुछ भी मास है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मास बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस घेरना चाहिए। तो उसको हम बेटा बोलते हैं मैटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, मैटर। तो अ सब्सटेंस विच कैन बी एस्टिमेटेड बाई इधर वॉल्यूम और मास, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम या तो वॉल्यूम या फिर उसके वजन या मास से परख सकें, यानी कि उसको समझ सकें कि हाँ भाई ये मैटर है। तो वॉल्यूम अगर किसी चीज़ में है और वो मास कवर करता है या मास है उसके पास, तो वो हम कहेंगे उसको मैटर। और इसकी अगर आप सिंपल डेफिनेशन समझें तो वो होती है हमारी, अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ ही साथ उसके पास कुछ मास होता है, उसको हम बेटा मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, तो ये चेयर क्या है बेटा, मैटर है। मैटर क्यों है, अब देखिए इस चेयर का कुछ मास होगा और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि हम आपको सारे के सारे जो पीडीएफ है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, जो भी लिखा हुआ रहता है, जो भी पीपीटी है वो आप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से उसको ले ठीक है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैटर आपने समझ लिया, मैटर क्या है, ऐसी चीज़ जिसको हम वॉल्यूम और मास से परख सकें, एस्टिमेट कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए मैटर की एक और चीज़, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास होता है, जैसे कि चेयर है, पेंसिल है, टैब है, या आपका घर है, ठीक है, पेड़ है, एयर है, वाटर है, सॉलिड है कोई भी। आप एयर और वाटर, आप सोच रहे हैं एयर कैसे है भाई। अब देखो भाई, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ मास तो होता है बेटा, कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करते हैं। हालांकि उनका मास बहुत कम होता है और स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन बेटा कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है तो हम उसको मैटर कंसीडर करते हैं। हाँ, चाहे फिर वो कोई भी कितनी भी छोटी चीज़ हो। यहाँ तक कि अगर मैंने यहाँ पर एक डॉट भी बनाया तो वो भी हमारा मैटर कहलाएगा, क्योंकि वो भी कुछ स्पेस घेर रहा है और उसके पास मास भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला एक टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा बताने वाला हूँ आपको, ये फन जोन समझ लीजिए आप। तो बीच बीच में हमारा थोड़ा फन भी रहता रहेगा। तो अब लव अफेक्शन हेट्रेड फ्रेंडशिप, ये सब हमारा लव अफेक्शन हेट्रेड और फ्रेंडशिप, इन सब को हम मैटर कंसीडर नहीं करते, हालांकि इनकी वजह से मैटर बहुत होते हैं। तो जैसे मैटर बहुत होते हैं, छोड़िए उसे। तो लव अफेक्शन, अब इनको क्यों नहीं करते बेटा हम,
अब ये क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं, ये क्या है फीलिंग्स। अब फीलिंग्स का कोई मास तो है नहीं, वो कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करते नहीं। अब आप लोग कहोगे कि हमारे दिल में दिमाग में ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बेटा वो क्या है, स्पेस छोड़ना है वो। ठीक है, तो लव अफेक्शन वगैरह कोई भी फीलिंग्स वगैरह इनको हम नहीं कंसीडर करते मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरीज रिलेटेड टू मैटर, आप कुछ थ्योरीज बनाई गई साइंटिस्ट द्वारा, तो उनको पढ़ लेते हैं एक बार। अब साइंटिस्ट साहबों ने क्या बनाई, कुछ थ्योरीज बनाई। तो पहली थ्योरी हमारी थी ओल्ड एंशियंट थ्योरी, जो कि फिलोसोफर्स ने बनाई थी, ओल्ड फिलोसोफर्स थे कुछ, उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था, बताया था। ठीक है, अब क्या बताया था कि मैटर जो है वो हमारा पंच तंत्र से बना हुआ। पंच पंच जैसे कि आप बर्ड देख रहे हैं, पंच पंच का मतलब होता है बेटा पाँच। तो पांच वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे हमारा मैटर बना होता है, तो एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। तो इन पांच चीज़ों से हमारा जो मैटर है वो बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मैटर की वो पंचतंत्र कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। तो ठीक, तो हम अब बताऊं मैं आपको दोबारा। तो पांच चीज़ों से बना होता है हमारा मैटर। पहली है हमारी वही एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। तो इन पांचों को मिलाकर हमारा पंचतंत्र बनता है और पंचतंत्र हमारा मैटर बनाता है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी हमारी क्या कहती है भाई, कि जो मैटर है वो उसको क्लासीफाई करते हैं हम दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहली है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है हमारी फिजिकल, पहली फिजिकल और दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमको अपने मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारा सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, गैस आ जाएगा। अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अपना पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और साइंस का भी सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए मैं आपको ये एक टेबल देने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं उसको समझा दूँगा अच्छे से। तो उसी से आप अपना सारा बता सकते हैं जो भी है। ठीक है, अब मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर जो होता है हमारा स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा मैटर बना होता है, जिसको हम इवन हाई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाई पावर माइक्रोस्कोप सोचिए, मतलब इतनी हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी हम उसको मैटर को नहीं देख सकते। तो सोचिए आप मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स कितने मतलब मैटर के पार्टिकल वो कितने स्मॉल होते होंगे, और कितने स्मॉल होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आगे थर्ड चैप्टर में, आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैटर कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम। आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब मैटर की ये चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। आपका टर्म एग्जाम है, जितनी भी कोई भी एग्जाम है आपका, उसमें डायरेक्ट उठ के ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एंड टेल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, यानी कि इनको बताइए और कैरेक्टरिस्टिक को समझा भी दीजिए। तो देखिए 5 नंबर में आपका आ सकता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्या है भाई, सेम है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, आइए उस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। तो मैं पेन को ज़रा दूसरी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देखो। अब यहाँ पर मैंने एक सेटअप बनाया रखा है। सेटअप में मैंने यहाँ पर एक पानी का डब्बा या बीकर लेके रखा है। अब इस पानी के बीकर में मैंने यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पानी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू स्काई ब्लू आपके पानी के पार्टिकल्स हैं। अब इनसे मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पानी के पार्टिकल छोड़िए, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो पानी है, अब पानी में मैं डालने वाला हूँ शक्कर। शक्कर, शुगर या सॉल्ट जो भी है आपको डालना है वो डाल दीजिए। तो अभी मान लेते हैं पानी का जो पानी है वो उसका लेवल यहाँ तक है, इस पॉइंट तक पानी का लेवल यहाँ पर है हमारा। तो अगर मैं इसमें शक्कर डालूँ, मान लिया शक्कर मैंने इसमें डाल दी, यहाँ पर ये शक्कर डाल दी। ठीक है, तो अब क्या पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा या पानी का लेवल घटेगा या सेम रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या होने वाला है। तो नीचे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। तो ए में हमारा पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, बी में हमारा पानी का लेवल घट चुका है और सी में हमारा पानी का लेवल सेम है। हमने किया क्या है, पानी में हमने शक्कर या नमक कुछ भी डाल दिया है। अब हम देखने वाले हैं कि पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। आप इसको अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई बीकर लीजिए जिसमें आपकी लेवलिंग दी गई हो कि इतना ml, 5 ml, 4 ml, उस तरीके से लेवलिंग दी हुई हो,
और उसमें पानी में आप शक्कर डाल लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता नहीं आपने ये कभी नोटिस किया है या नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने नोटिस किया भी होगा कि पानी का लेवल बढ़ता नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही करेक्ट आंसर होगा सी। अब क्यों नहीं बढ़ता बेटा, वो देखिए, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बेटा स्पेस होता है। ये देखिए, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है बेटा, स्पेस है। इसीलिए ये नहीं पानी का लेवल नहीं बढ़ता। तो स्पेस होता है इसीलिए लेवल नहीं बढ़ता। तो ये हमारी एक्टिविटी प्रूफ हो गई। अब अगली एक्टिविटी देखिए, सॉरी अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है कि जो पानी के जो पार्टिकल्स, सॉरी पानी के पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार लगातार घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने रूम के एक कोने में, आपका जो रूम है, आपने उसके एक कोने में अगरबत्ती लगाई। अगरबत्ती आप सब जानते हैं फ्रेगनेंस करती है बहुत अच्छी। या फिर आपने रूम के एक कोने में परफ्यूम लगाया, मान लीजिए कहीं से आपकी स्मेल आ रही थी गंदी, तो आपने वहाँ पर परफ्यूम छिड़क दिया। अब जब आप थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस परफ्यूम की या उस अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है वो आपके पास आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि उस अगरबत्ती को हमने बाहर लगाया था, मान लीजिए यहाँ लगाया था, और उसकी फ्रेगरेंस आ रही है यहाँ तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिलकर इधर उधर मूव कर रहे हैं। एयर के पार्टिकल से टकरा रहा है भाई कोई, तो एयर के पार्टिकल से, अगर मान लीजिए एयर का पार्टिकल है और ये मैटर का पार्टिकल है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को ऐसे दूर दूर भेजेंगे, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। तो जब ये दोनों से टकराएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। तो टकराने के बाद जब इनमें टकराव होगा तो ये दूसरे, एक इधर भेजेगा दूसरे को, एक इधर भेजेगा, एक इधर भेजेगा, एक इधर भेजेगा। तो इस तरीके से ये दूसरे को एक दूसरे के अपोजिट में भेजने वाले हैं, ठीक है। अब देखो समझते हैं। और अब देखो बेटा, तो ऐसा क्या हुआ, इधर हमने मैटर के पार्टिकल्स को इधर उधर भेज दिया, ठीक है। अब जब इसको भेजा, मैटर के पार्टिकल जब इधर उधर मूव करने लगे तो उसकी स्मेल फ्रेगनेंस यहाँ तक आएगी, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स तो भाई, अब आपका पूरा स्पेस है वो पूरा खुला हुआ है तो कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए कोई बीकर है वो बंद है, तो मैटर के पार्टिकल्स वहीं रहेंगे, वो उसकी स्मेल आपको आएगी नहीं। आप घर पे भी ट्राई कर लेना बेटा, आपने कोई मान लीजिए डब्बा लिया, उसमें आपने परफ्यूम छिड़क दिया और उसको बंद कर दिया, तो आपको जो स्मेल है वो नहीं आने वाली। और वो डब्बा, वो कंटेनर जो होगा वो बिल्कुल पैक होना चाहिए, वरना आपको स्मेल आ सकती है, ठीक है। तो कंटेनर जो आपका आपका पैक होना चाहिए। अगर आपको वो खुला हुआ हो तो उसको स्मेल आपको आप तक आएगी, चाहे आप दूर चले जाएं, लेकिन इतना दूर तक भी नहीं आएगी, क्योंकि इतना दूर भी नहीं जाते भाई मैटर के पार्टिकल्स, इतना तेज मूव नहीं करते, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मैटर्स के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एक सेकेंड, ये बेटा वो हो गया है, रिपीट हो गया है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। कंटिन्यूसली मूव बार ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब डिफ्यूजन पर आते हैं। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। डिफ्यूजन आप पढ़ने वाले हैं बायो में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिफ्यूजन आपके लिए। तो समझिए बेटा, डिफ्यूजन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखो डिफ्यूजन आपको समझाता हूँ मैं। तो डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एक मान लीजिए मैंने पानी लिया, एक बीकर में मैंने क्या लिया बेटा, पानी लिया। अब एक केमिकल होता है हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट नाम का। क्या होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट ये एक केमिकल होता है, ठीक है। जब आपने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ डाला, मान लीजिए ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये पानी के पार्टिकल्स हैं। वहीं जो ब्राउन कलर के पार्टिकल्स हैं ये आपके पोटेशियम पर मैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, आपको ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने जो पार्टिकल्स यहाँ पर डाले थे वो यहाँ डाले थे, समझ आ रहा है। तो जो मैंने पार्टिकल डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, वहाँ मैं आपके यहाँ डाले थे, और अब क्या हुआ बेटा, वो पूरे में फैल गए। ये देखो, जब प्रोसेस हुआ तो जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल मैंने नीचे डाले थे, लेकिन उस पार्टिकल को जब, क्रिस्टल्स को जब मैंने नीचे डाला तो उसका जो कलर है पूरे पानी का कलर चेंज हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, पार्टिकल्स तो मैंने, क्रिस्टल तो मैंने नीचे डाले थे, सिर्फ नीचे नीचे पार्ट का पानी का कलर चेंज होना चाहिए था, लेकिन कलर तो भाई पूरे पानी का हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है बेटा, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो क्रिस्टल्स थे, जो उसके पार्टिकल्स थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो पूरे पानी में फैल गए, ठीक है। तो पूरे पानी में क्यों फैल गए, पहली बात तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है इसीलिए फैल गए। और दूसरी बात, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसीलिए हमारे ये फैल गए। तो पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट दी वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको, अगर आप इस तरीके से लिख सकें कि द इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग कहेंगे, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स मैटर
ऑफ देयर मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। अब क्या है डिफ्यूजन? मैं आपको बताया कि जब पार्टिकल्स स्प्रेड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर दो मैटर है, उनके पार्टिकल जब एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम, उस फेनोमेन को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन की कुछ लाइंस वगैरह हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोशन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब आप मोशन जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो ये क्या है समझते हैं। देखा बेटा, समझते हैं। देखो मोशन, मोशन से आपको समझ आ रहा है कि मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ रखी थी, वो घूम कर बेटा यहाँ आ गई, ठीक है। तो उसने क्या किया बेटा, मूवमेंट किया। मूवमेंट यानी कि मोशन किया। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी सब्सटेंस पार्टिकल इज नोन एज मोशन। यानी कि किसी भी चीज़ का चेंज अपनी पोजीशन से, मान लीजिए उसकी पोजीशन पहले थी ए, अब उसकी पोजीशन हो गई बी, तो ये आपकी फिजिक्स में भी आप यही पढ़ोगे सेम। तो ये आपका क्या है, मोशन है, मूवमेंट है। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन जब होता है तो वो किस बेसिस पर होता है, वो बेस करता है हमारा पार्टिकल्स की मूवमेंट। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे तो बेटा डिफ्यूजन कैसे हो जाएगा। डिफ्यूजन का और एक एग्जांपल देखिए, अगरबत्ती वाला सेम एग्जांपल, अगरबत्ती और परफ्यूम वाला एग्जांपल देखिए। जो परफ्यूम और अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे वो हमारे एयर के साथ मिक्स होकर, उनसे टकरा कर बेटा, उनके साथ इंटर मिक्स होकर, उनके साथ टकरा कर हम तक पहुँचे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो अब आप जानते हैं, जब आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है और आप जब अपने रूम में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मम्मी कुछ अच्छा बना रही है, आपको पता चल जाता है मम्मी आज क्या बना रही है, यार बहुत अच्छा खाना बना रही है, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। ये आप कहते होंगे ज़रूर अपने घर पर। तो ऐसा बेटा क्यों कहते हो आप, आपको वो स्मेल कैसे आती है? वो आती है बेटा डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन। ये वर्ड ऑन देयर ओन, ये समझिए, ऑन देयर ओन मतलब क्या है, वो अपने आप मिक्स होते हैं। ये नहीं है कि मैं उनको मिक्स करा रहा हूँ, वो पार्टिकल्स अपने आप मूव कर रहे हैं, अपने आप उन स्पेसेस के अंदर जा रहे हैं और दूसरे मैटर के पार्टिकल्स से टकरा कर आप तक पहुँच रहे हैं। तो ऑन देयर ओन इंटरमिक्स कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का एक और बेसिस होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीसेज। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाए। मान लीजिए अभी टेम्परेचर है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी लिक्विड होता है, लिक्विड। और अब आपने टेम्परेचर कर दिया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी को अब आपने स्टीम में बदल दिया, यानी भाप में बदल दिया। तो अब जानते हैं भाप बहुत तेज़ दौड़ेगी, भाप बहुत दूर दूर भागेगी। और वहीं पानी है, जब आप पानी को नीचे गिराएंगे तो वो थोड़ा स्लो चलेगा। वहीं जब आप पानी को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप देखते हैं भाप कितना जल्दी जल्दी जाती है, जल्दी फैलती है पूरे, जहाँ पर भी आप उसको पानी को गर्म कर रहे हैं। वहीं जब आप पानी को किसी ज़मीन पर डालते हैं, मान लीजिए पानी को आपने ज़मीन पर डाला, तो बहुत स्लोली, मतलब इतना स्लोली भी नहीं, लेकिन स्लोली वो थोड़ा फैलता है, ठीक है, फ्लो करता है पानी। वहीं जो भाप होती है वो बहुत जल्दी फ्लो करती है। तो आप इसके क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अब टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करती है वो आप समझ लीजिए बेटा। जब टेम्परेचर हमारा जो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच का स्पेस बढ़ता है। तो स्पेस बढ़ता है पार्टिकल्स के बीच का। मान लीजिए अभी वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है, वहीं अब उनके बीच का स्पेस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो उनके बीच के जब स्पेस बढ़ जाएगा, तो स्पेस बढ़ता है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आइए समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी अब आप पढ़ने वाले हैं अपनी चैप्टर फिजिक्स में, उसमें भी आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स मोशन करते हैं या पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, पार्टिकल्स के मूव करने से जो एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बारी आती है। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो आप हमारे जनरली आपके जो सिलेबस है उसमें 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। एक सेकेंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सॉलिड आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका चेयर है, तो वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि आपको चेयर का क्या है, एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम वो घेरती है, डेफिनेट स्पेस घेरती है, उसका क्या है, डेफिनेट शेप है, वो रिजिड है। सिमिलरली हमारा सॉलिड, लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, पानी का कोई शेप थोड़ी ना है। पानी को आपने बोतल में डाला तो बोतल का शेप ले लेगी, आपने किसी बीकर में डाला तो बीकर का शेप ले लेगी, आपने किसी कटोरे में डाला तो कटोरे का शेप ले लेगा पानी।
और वहीं जो गैस है उसका ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। आइए इनके बीच का डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके बीच का डिफरेंस। आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। एक सेकेंड इसको बता दूँ अच्छे से। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस बेसिस पर हम डिफरेंस इनका देखने वाले हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए अब डिफरेंस देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम शेप पर। तो सॉलिड का जो शेप होता है बेटा फिक्स होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी चेयर थी, चेयर ये है मान लिया आपकी चेयर, अब आपकी चेयर पहले रेक्टेंगुलर शेप की थी, अब वो सर्कल हो गई। चेयर मत मानिए, कोई भी आपका मोबाइल है, मान लीजिए आपका डिवाइस है, वो पहले रेक्टेंगुलर शेप का था, अब वो ऐसा हो गया। तो बेटा ऐसा जुड़ना होता है, समझ आ रहा है आपको। तो सॉलिड का जो है वो डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। और लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, समझ आ रहा है। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालेंगे, पानी को डालेंगे, कोई भी लिक्विड हो, उसको आप मान लीजिए बॉटल में डाल रहे हैं, किसी भी बीकर में डाल रहे हैं, बॉटल में डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं आप उसको, तो वो उस चीज़ का शेप ले लेगा। वहीं जो गैस होती है ना ही उसका, वो किसी भी चीज़ का शेप नहीं देती, क्योंकि आप जानते हैं गैस तो भाई कहीं भी जा सकती है। गैस तो आपके आसपास बहुत जगह है। मैं यहाँ पर अपना हाथ घुमा रहा हूँ, आप वहाँ पर अपना हाथ घुमा रहे हैं अपने साइड पे, ठीक है। आप अपना पेन चला रहे हैं, तो पेन आप क्यों चला पा रहे हैं, क्योंकि जो गैस है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैस के स्पेस है। और उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो किसी भी तरह जा सकती है, किसी भी तरह का शेप बना सकती है, ठीक है। उसका कोई शेप फिक्स नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बेसिस पर होती है हमारी। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो कितनी चीज़ कवर कर रही है, ठीक है, वो क्या होता है वॉल्यूम। तो सॉलिड का बेटा फिक्स वॉल्यूम होता है। मान लीजिए आपका मोबाइल है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो उसने जितना स्पेस घेरा उतना ही स्पेस वो घेरेगा। ऐसा नहीं है कि पहले इतना स्पेस घेर रहा था वो, ऐसा नहीं है कि पहले इतना स्पेस घेर रहा था अब इतना स्पेस घेर रहा है वो। तो मोबाइल का भी बेटा फिक्स शेप है, क्योंकि मोबाइल आपका सॉलिड है। ऊपर से लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। मान लीजिए आपने किसी बीकर में 5 ml लिक्विड लिया, अब उस 5 ml लिक्विड को आपने बॉटल में डाल दिया। तो ऐसा नहीं है बेटा 5 ml लिक्विड को आपने बॉटल में डाला तो वो 4 ml हो जाए, या 6 ml हो जाए, या 10 ml हो जाए, या 0 ml हो जाए, या 1 ml हो जाए। तो जितना पानी आपने दिया था पानी तो इतना ही रहेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, और जो गैस का होता है उसका तो फिक्स ही नहीं रहता बेटा, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स रहता और ना ही उसका कलर फिक्स रहता, ठीक। चलिए अब देखो, एक सेकंड कलर दूसरा ले लूँगा ये। अब देखो बेटा, तो गैस का जो होता है ना ही शेप फिक्स रहता और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स रहता। अब डेंसिटी की बात करूँ मैं, तो डेंसिटी में हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा पानी है, तो डेंसिटी को आप क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम। यानी कि वो इतने वॉल्यूम पर कितना मास ऑक्यूपाई, कितना मास है उसके पास। मान लीजिए इतना वॉल्यूम उसने कवर किया, और इतने वॉल्यूम में उसके पास कितना मास है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। तो लिक्विड सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। वहीं लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट यानी कि लगभग इतनी ज़्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं होती। वहीं गैस की डेंसिटी लेस होती है। अब लेस के लिए आपकी एनसीईआरटी में या जो हाई फाई बुक्स हैं उनमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जो कि होता है नेग्लिजिबल। यानी कि डेंसिटी होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर उसकी डेंसिटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है होती हैं कुछ सॉलिड की। देखिए सॉलिड जो होता है वो हमारा रिजिड होता है, रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग रिजिड। जैसे कि आपका जो मोबाइल है वो रिजिड है, ठीक है। आप उसको कितना भी उसको घुमा लें, मतलब कितना भी उसको घुमाने की कोशिश करें, लेकिन वो टूटेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेच हो जाए, टूट जाएगा वो, लेकिन स्ट्रेच नहीं होगा। वहीं आपका जो लिक्विड है वो फ्लूइड होता है, उसके अंदर उसको आप घुमा सकते हैं, यानी कि वो फ्लो कर सकता है लिक्विड। वहीं आपका गैस भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। गैस और लिक्विड दोनों ही हमारी फ्लूइड होती हैं, वो फ्लो कर सकती हैं यानी कि तैर सकती हैं, ठीक। चलिए अगला है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना, कि आप किसी चीज़ को कितना दबा सकते हैं। आप सॉलिड है भाई, सॉलिड मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपकी बॉल है रबड़ की या लेदर की बॉल है आपकी, तो लेदर की बॉल को आप दबाएंगे तो मतलब आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो दबी जाए पूरा। वहीं आप जब लिक्विड में पानी डालते हैं, यानी कि आप जब नहाते हैं तो बाल्टी जो होती है आपकी, उसमें जब आप हाथ डालते हैं तो आप उसको, हाथ उसमें आप क्यों डाल पाते हैं, क्योंकि जो उसका कंप्रेसिबिलिटी है वो मॉडरेट है, यानी कि उस पर उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं पानी को। वहीं गैस की तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, उसको आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। गैस आप अपना हाथ घुमा रहे हैं भाई आसमान में अपना, आप जहाँ पर भी बैठे हैं पेन चला रहे हैं, तो आप क्यों चला पा रहे हैं पेन, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। आप तालियां बजा रहे हैं भाई, तालियां तालियां,
तो तालियां क्यों बजा पा रहे हैं? क्योंकि गैस कंप्रेस हो सकती है। अब आप सॉलिड पर ताली बजा के देखिए, आपके हाथ में लग जाएगी। आप दीवार पर मार के देखिए, आपके हाथ पे लग जाएगी। समझ आ रहा है? और मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, एक और पॉइंट लिख लीजिए आप अपनी, बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मैटर होता है हमारा, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, वरना आप लोग, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, वही चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी अब तक कि मैं क्या लिखना भूल गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा नीचे चला गया, मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो पॉइंट क्या था बेटा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था। तो देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो देखो अट्रैक्ट करते हैं। आप उसको कैसे समझ सकते हैं, समझिए। मान लीजिए आपने ली एक चॉक, आपने एक चॉक का पीस लिया, वहीं दूसरी साइड आपने एक आयरन नेल का पीस लिया। तो अब आप हैमर लीजिए आप, और हैमर से आप चॉक को ठोकिए, तो चॉक तो बेटा बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, पाउडर बन जाएगा उसको। वहीं है जब आप हैमर में मारेंगे, तो हैमर के जो पार्टिकल्स होंगे, मतलब हैमर को, जब सॉरी हैमर की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप आयरन नेल में हैमर मारेंगे तो वो तो या तो टेढ़ी हो जाएगी या टूटेगी, तो वो हो नहीं। तो क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा है बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको नाम देते हैं हम FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो हमारा जो इरेजर है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर क्या है बेटा? कम है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स हमारे मूव कर पा रहे हैं। एक सेकेंड, इसको हटा दूँ वरना आपको PDF में मज़ा नहीं आएगा। आप देखो, समझ आ गया आपको? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ आयरन नेल में ज़्यादा था, इनके उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसीलिए वो नहीं टूट रहा था। और वहीं जो चौक थी उसके बीच में अट्रैक्शन कम था, इसलिए वो टूट पा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ था बेटा, यहाँ थे अपन, देखो। तो मैं क्या बता रहा था आपको? एक सेकेंड यार, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखो, तो आपको मैं ये बता रहा था कि प्रॉपर्टीज, ये रिजिड होता है, ये फ्लूइड होता है, और ये गैस भी हमारी फ्लूइड होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात कर दी थी हमने, इसके नेग्लिजिबल, ये बहुत कम कंप्रेस होता है, ये कंप्रेस ही नहीं होता किसी केस में कभी। और लिक्विड हो सकता है कंप्रेस मॉडरेट, और ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, यानी कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड का कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैसियस का बहुत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पार्टिकल्स का बीच का अट्रैक्शन, पार्टिकल्स एक दूसरे को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना दम लगाकर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की बात करूँ मैं, तो देखिए सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा होता है भाई, देखो आप अपने आप देख सकते हैं। ये देखो, अरे मिटा दिया मैंने गलती से। ये देखो सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास पास हैं भाई, वहीं जो हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स के थोड़ा दूर दूर है, इसलिए आप शक्कर डाल रहे थे इसमें, तो ये वहीं का वहीं था, इसका लेवल वहीं का वहीं था। वहीं गैस के पार्टिकल्स देखिए भाई कितना स्पेस है, मतलब समझ आ रहा है आपको? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। फिर अब अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है, यानी कि इस पार्ट से जो क्वेश्चन बनता ही है, टेम्परेचर के जितने भी अब मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, टेम्परेचर का एक टॉपिक तो हमारा यही होने वाला है कि टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, इनको कैसे कन्वर्जन करते हैं हम, कन्वर्जन कैसे होता है टेम्परेचर का। और दूसरी चीज़ है टेम्परेचर के बेसिस पर हमारा स्टेट्स में चेंज कैसे आता है, सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज कैसे आता है टेम्परेचर के बेसिस पर। तो इन सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कन्वर्जन से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है बेटा SI यूनिट का? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि पूरे इंटरनेशनल जहाँ पर भी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा जाएगा, वहाँ पर हम टेम्परेचर की जो SI यूनिट लेंगे उसको हम केल्विन में लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बेटा? केल्विन में। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि आपके घर में जब टेम्परेचर वगैरह देखा जाता होगा तो वो सेल्सियस में देखा जाता होगा, लेकिन नहीं, जब भी कोई रिसर्च वगैरह की जाती है बेटा, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं। अब केल्विन में, अब अगर हमें तो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहता है, ज़्यादातर आप मोबाइल वगैरह में सर्च करते हैं टेम्परेचर क्या है अभी हमारा यहाँ का, तो वो सेल्सियस में दिया रहता है। तो सेल्सियस से हम लोग
केल्विन में बेटा कैसे जाएँ, तो सबसे हमें क्या करना पड़ेगा सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 273 हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा, 273। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बेटा 25 डिग्री सेल्सियस को आप करिए केल्विन में कन्वर्ट, तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, 25 में आपको 273 ऐड करना है, तो 5 3 8, 7 2 9 और 298 केल्विन। और एक चीज़ याद रखना है बेटा, केल्विन के बाद डिग्री नहीं लगती, केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं लगती, केल्विन सिर्फ अकेला रहता है और इसकी यूनिट के लिखते हैं हम, ठीक है, के लिखते हैं केल्विन के लिए। तो हमने क्या किया बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिया हमने, 273। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूँ अगर आपको, ये देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैंने कहा 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए बेटा 273 केल्विन में, तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस 27 करेंगे, 7 3 10, एक कैरी, 7 2 9 10, तो 300 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमने करा, तो 273 ऐड किया, 273 ऐड करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर आया हुआ है 300 केल्विन। ठीक, अब बेटा एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि बेटा बताइए 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखो कि मैंने लिखा यहाँ पर केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस, अब हमें क्या बताना है 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं हम। तो 273 केल्विन को जब आप 0 से हटाएंगे तो आपका टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ जाएगा, 273, क्योंकि आप 273 में 0 ऐड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या आ जाएगा, 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। समझ आया। तो मैंने कहा आपसे 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 273 प्लस 1, 2 डिग्री पर कितना होगा, 273 प्लस 2, 25 पर कितना होगा, 273 प्लस 25, इसीलिए हम 273 इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा बराबर होता है 273 एंड केल्विन, 273 केल्विन के बराबर होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आप याद रखना, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट था आपके सिलेबस से अब वो हट गया है, फ़ारेनहाइट अब नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन को। अब देखिए चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किसी भी स्टेट में चेंज कैसे लाएं। तो चेंज जो बेसिकली लाया जाता है बेटा 2 बेसिस पर लाया जाता है। पहला बेसिस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके या तो गर्मी कर दें या सर्दी कर दें, और दूसरी चीज़ हमारा प्रेशर में चेंज करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बेसिस पर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब टेम्परेचर की हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं या हम टेम्परेचर को घटा सकते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हालांकि बात है कि हीट होगी, यानी हीट करना पड़ेगा हमें। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है अभी आपका बर्फ़ है और उसको आप हीट कर रहे हैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए हो गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और वैसे भी जो आइस का हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट उसको भी पढ़ लेंगे आगे अभी। तो मैंने क्या बताया आपको, टेम्परेचर के बेसिस पर या तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे। बढ़ाएंगे तो हीट करना पड़ेगा हमें, और घटाएंगे तो हमें कूल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसको टेम्परेचर को ख़त्म कर देते हैं पूरा। चलिए तो अब कुछ कन्वर्जन्स देख लीजिए बेटा। कन्वर्जन आप देख लिए, हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से जा रहे हैं बेटा गैस। सॉलिड से जब हम लोग गैस जा रहे हैं तो उसको हमें हीट करना पड़ेगा। हालांकि बात है कि जैसे कि मैंने कहा आइस है, आइस से हमको स्टीम में जाना है, तो आइस को हम हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होगी। तो ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है। लेकिन हमें अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाना है तो हमें हीट करना, तो भी हमें हीट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड जाना है, सॉरी डायरेक्ट सॉलिड से गैस जाना है, तो भी हमको हीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है तो अभी हीट करना पड़ेगा। और गैस से अगर लिक्विड जाना है तो हमें कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड जाना है तो अभी कूल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं अभी आगे कन्वर्जन वगैरह। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड जाना है तो और ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। यानी कि बात ये है बेटा कि सॉलिड से जब आप डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, और जब आप गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग देनी पड़ रही है। लेकिन जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं तो आपको कम हीट देना पड़ती है। और जब आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो आपको कम कूलिंग देना पड़ती है। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कुछ कन्वर्जन्स वगैरह हैं, इनकी कुछ टर्म्स इनको याद कर लीजिए बेटा।
देखो, तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो आता है हमारा सॉलिड से हम जा रहे हैं बेटा लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल आइस का। आइस को हीट करते हैं हम, तो ये जो डेल्टा साइन है वो हमारा दिखाता है हीट करने को। आइस को हीट करके हम किसको बना, वाटर में कन्वर्ट करते हैं। आइस को हीट करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आइस को वाटर में। तो हम क्या करते हैं, आइस को पिघलाते हैं यानी कि मेल्ट करते हैं। तो मेल्टिंग के लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या यूज़ किया जाता है बेटा, फ्यूजन, ठीक है। और जब हम लिक्विड से गैस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पानी को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बन रहा है, स्टीम बन जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं। तो जब लिक्विड से गैस जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, वेपराइज करते हैं। समझ आया, क्या करते हैं बेटा, वेपराइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम गैस से सॉलिड जाएंगे, अब देखिए उल्टा चल रहे हैं बेटा, उल्टा चल रहे हैं, गैस से सॉलिड जा रहे हैं अब हम लोग। तो गैस से सॉलिड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है, एक टाइप की कूलिंग करना पड़ती है हमें, डिपोजिशन। जैसे कि मैं आपको बताया कुछ फोम्स वगैरह होती हैं, कुछ ठंडी ठंडी की फोम्स होती हैं, उनको जब आप डिपोजिशन करते हैं उनका, तब वो क्या करती हैं बेटा, आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ठंडी फोम्स होती हैं, जब हम उनको कूलिंग देते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में, जब टेम्परेचर कम करके कूलिंग देते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी आइसक्रीम वगैरह बनाई जाती हैं कुछ कुछ एरियाज़ में, वो लिक्विड से नहीं बनाई जाती हैं डायरेक्ट, वो क्या करते हैं, उनको कुछ गैसेस वगैरह होती हैं उनका ही डिपोजिशन कराते हैं, तब जाके हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। अब लिक्विड से हम जा रहे हैं बेटा सॉलिड, अभी हमने सॉलिड से लिक्विड गए, अब वापस आ रहे हैं लिक्विड से हम लोग जा रहे हैं सॉलिड। तो अब क्या करेंगे, वाटर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में। तो वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रीजर में हम लोग रखते हैं पानी को, पानी को फ्रीजर में रखते हैं और पानी क्या क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन याद रखना, सॉलिडिफिकेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग गैस से लिक्विड जाएंगे, यानी कि मैंने कहा, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, वो गैस से लिक्विड कैसे जाता है। जैसे कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, गर्मियों का टाइम है बढ़िया अभी। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रीज से पानी निकालते हैं, फ्रीजर से अपना पानी निकालते हैं। और जब आप फ्रीजर से पानी निकालते हैं तो उसको आप गिलास में रखते हैं। ठंडा पानी आपने निकाला तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं चारों तरफ गिलास के सरफेस के। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं बेटा, इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारा इधर से जो एयर निकल रही है, यहाँ से जो एयर निकल रही है वो ठंडी है, वो एयर कैसी है, ठंडी है। और जो आपके एटमॉस्फेयर में जो आसपास एयर है, जो आसपास एयर है वो हमारी क्या है, कूल है। तो जब कूल एयर हमारे पानी से टकराती है, यानी कि इस कोल्ड एयर से टकराती है, तो इनके बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और इसी वजह से हमारे वाटर के सरफेस पर क्या आ जाता है बेटा, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस जो है, जो ठंडी जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा के साथ मिक्स होकर पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल रही है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा, जब आप पानी को गिलास को नीचे रख देते हैं तो वहाँ पर पानी नीचे भी आ जाता है, नीचे भी वो फैलने लगता है, ठीक है, पिघल कर। तो ये चीज़ आपने अपने आसपास देखी होगी, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी की होगी, ठीक है। और सर्द अब तो गर्मियों का टाइम है तो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सिमिलरली आप देखते हैं वाटर के केसेस पर, जब आप लोग कहीं वाटर वगैरह निकालते हैं तो वहाँ पर भी सरफेस पर पानी आ जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, छः हम पाँच हमारे हो गए हैं, टोटल छः हैं। अब सॉलिड से हम लोग जा रहे हैं बेटा गैस में, अभी हम गैस से सॉलिड गए थे, हम सॉलिड से गैस जा रहे हैं। अब सॉलिड से गैस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे कि कैम्फर होता है, कपूर, कैम्फर। तो कैम्फर को जब आप हीट करते हैं तो बेटा वो लिक्विड में नहीं बदलता। कैम्फर आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर कैम्फर यूज किया जाता है। किस क्या बोलते हैं कैम्बर को हम, कपूर। कपूर को जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो डायरेक्ट गैस फ्यूम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कन्वर्सन, इनको याद कर लीजिएगा, मैं आपको सारे समझा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है बेटा, हीटिंग करने पर होता क्या है, वॉट हैपन्स ऑन हीटिंग। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या होता है हीटिंग करने पर। जैसे कि मैंने कहा, ये रही आपका आइस, ये क्या है बेटा, आपका आइस। आइस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास होंगे क्योंकि सॉलिड है बेटा, क्या है बेटा, वो सॉलिड है। तो जब मैंने उसको हीट किया, जब मैं आइस को हीट करूँगा, जब मैं आइस को हीट करूँगा, यहाँ पर मैंने उसको हीट किया, तो क्या होगा, हीट करने से एक चीज़ होती है, क्या होता है, सबसे पहले तो हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको ऊपर बता दी गई है, काइनेटिक एनर्जी बताई मैंने आपको ऊपर, क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, पजेश होती है मोशन की वजह से, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। अब यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो टूट रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में हीट करने पर टूट रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं,
वो एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हैं, और कोई आप मान लीजिए ये एक हाथ ये रहा आपके, तो उसका दूसरा हाथ ये रहा, और कोई आपको नीचे से माचिस की तीली से जला रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने हाथ को दूर करेंगे, हाथ को दूर करेंगे, वरना आपका हाथ जल जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली हमारा क्या होता है, जब हम हीट करते हैं किसको, आइस को, जब हम हीट करते हैं आइस को या किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, यानी कि कितना फोर्स लगा रहे हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, एक दूसरे को पास लाने के लिए, वो बेटा टूटता जाता है, वो बहुत दूर होता जाता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, यानी कि अब आइस जो हमारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लिख देते हैं एक बार, आपको उसको डेफिनेशन के एक तरीके के लाइन बना के लिख लेना है। मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारा, हीट करने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो फोर्स लगता है अट्रैक्ट करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, और मोशन बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, हमारा हीट होकर वो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ जाएगा। ये होता है हमारा हीट करने पर। अब हीट करने पर ये होता है, तो कूलिंग करने पर क्या होगा, सिमिलरली इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा होता है कूलिंग करने पर। फॉर एग्जांपल, भाई ये एग्जांपल देता हूँ पानी वाला, ये रहे पानी, ये रहे इसके ड्रॉपलेट्स। अब हम इसको कूल कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, कूल करने पर हम इसको क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि स्पेस कम हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये लोग बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा कूलिंग करने पर। तो कूलिंग करने पर इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सेम। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा बेटा कम हो रहा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो हमारी बढ़ रही है, और पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी हमारा बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो है स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, वो भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो रहा है हीटिंग करने पर। अब कूलिंग करने पर क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी कूलिंग करने पर, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम हो जाएगी, मोशन पार्टिकल्स का कम हो जाएगा, और स्पेस पार्टिकल्स के बीच का वो भी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा हीटिंग करने पर और कूलिंग करने पर। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, समझते जाइएगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को चेंज करने के इफेक्ट क्या आते हैं, दो पॉइंट्स हैं मेन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको अच्छे से कर लिए हो, इनको अच्छे से कर लो बेटा आप, तो इसी से आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिक्विड लिखना भूलेगा तो आप समझ जाइए। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये ज़रूरी नहीं है हर बार आइस के ही केस में हो या फिर पानी के केस में हो, किसी भी केस में हो सकता है जिसमें हमारा सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है बेटा, वो हमारा मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और कंडीशंस क्या क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उस पर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा, 1 atm, 1 atm, ठीक है। इसको आप आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, आगे से जब आप 11th में आएंगे या फिर 10th में भी आप लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो जब आप 11th में आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है विथ कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसको हम बोलते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड चेंज होता है गैस में। यहाँ पर सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में और यहाँ पर लिक्विड चेंज होता है गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा आइस का कितना होता है भाई, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, चेंज कर लेता हूँ मैं इसको। देखो, आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है
वो हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे आइस के लिए, तो आइस मेल्ट होकर लिक्विड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? वाटर का। वाटर का होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप पानी को गर्म कर करके टेम्परेचर जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो पानी है हमारा, लिक्विड है जो हमारा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ज़रूरी नहीं है हर केस में हो, ये सिर्फ आइस और वाटर के केस में मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लेटेंट हीट, ऑल्सो नोन एज छुपी हुई हीट। छुपी रुस्तम होती है बेटा ये, एकदम छुपी रुस्तम होती है। तो यहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले देखो समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है, उसको समझते हैं, बाकी मैं आपको डेफिनेशन वगैरह सब समझ आ जाएगी। पहले आप कंसेप्ट समझिए वो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक आइस का टुकड़ा था, आइस का टुकड़ा था ये, इनके पार्टिकल्स पास पास थे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, हीट कर रहा हूँ। ये मैंने हीटिंग वाली इमोजी डाल दी है यहाँ पर, ठीक है, उसको इग्नोर करिए आप। मैं इसको बेटा हीट करने वाला हूँ। हीट करके क्या होगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं इस आइस को हीट कर रहा हूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हमारा पहुँच जाएगा, उस टेम्परेचर पर हमारा जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप इसको अपने घर में भी ट्राई कर लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप क्या लाइए बाज़ार से, एक लाइए मेजरिंग टेम्परेचर यूनिट आती है, एक टेम्परेचर की स्केल आती है, उसको आप लाइए बेटा। उससे आप क्या करना, आप एक कोई भी जिसमें अभी आप पानी को गर्म वगैरह करते हैं, उसमें आप आइस डालना और उसी के अंदर आप वो स्केल डालना। आप जब देखेंगे कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचा आपका, तो आपका क्या हुआ, आइस मेल्ट होकर पानी में बदलने लगा। और जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में नहीं बदला, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ा ही नहीं। और जैसे ही पूरा का पूरा आइस पानी में बदल गया, तब जाके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ अगेन। तो हुआ क्या बेटा, दोबारा समझाऊंगा आपको क्या हुआ। जब आपने आइस को हीट किया, जब आपने आइस को हीट किया, तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो आपका आइस मेल्ट होकर पानी में बदलने लगा। और जब तक पूरा का पूरा आइस, पूरे के पूरे आइस से मेरा मतलब है A to Z, जितने भी आइस के पार्टिकल्स थे A to Z, वो जब तक पानी में नहीं बदल गए, वो जब तक पानी में नहीं बदल गए, तब तक हमारा टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। और जैसे ही पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब जाके हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब सिमिलरली इन केसों में बताऊं, इन केस ऑफ पानी में बताऊं, अभी ये केस हमारे किसका था, आइस का था, ये केस था हमारा आइस का। अब मैं बता रहा हूँ आपको वाटर के केस में। तो वाटर का आप जानते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, अभी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, आइस हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो अभी हमारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया बेटा। अभी टेम्परेचर बढ़ा और अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया हमारा, ठीक। अब 100 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो जब तक पूरा का पूरा पानी उड़कर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक, ध्यान से सुनना बेटा, जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा छुपी हुई हीट। क्या बोलते हैं, छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट क्या होती है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है उसको समझते हैं एक बार। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हीट मैंने दी इनको, वो कहाँ जा रही है, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रही, टेम्परेचर तो वो हीट बढ़ा ही नहीं रही, वो क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब हो गई है हमारे आइस के पार्टिकल्स के द्वारा। और उनके द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद आइस क्या कर रहा है, उनके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है,
ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है उनके बीच का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वही तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पर आइस हमारा क्या कर रहा है, उस हीट को लेकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है पानी में। और जैसे ही पानी में कन्वर्ट हो गया है वो अपना टेम्परेचर बढ़ने लगा। और सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में क्या हो रहा है, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द वाटर पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस केस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है वाटर अपना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करके वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब तक वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तब तक टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। और जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगे, 100 200 300 डिग्री सेल्सियस जितना पहुंच रहा है उतना पहुंच जाएगा। समझ आया? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक था ये। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन मैंने आपको बताया, फ्यूजन या फिर आप उसको कह सकते हैं मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग इसको आप कह सकते हैं। तो क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन क्यों, इसको वर्ड फ्यूजन ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। आपने ऊपर पढ़ा है अभी कन्वर्जन में, सॉलिड इसके स्टेट्स के कन्वर्जन आपने पढ़ा कि जब सॉलिड कन्वर्ट होता है हमारा लिक्विड में तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg। अब इसके केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि हम 1 kg ऑफ सॉलिड या 1 kg ऑफ लिक्विड माना जाता है टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जितनी हीट हमें 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करने में लग रही है लिक्विड में एट 1 atm प्रेशर एंड एट, हर सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अभी मैं जनरली आइस की बात कर रहा हूँ, एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस हमारा पानी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया? ठीक है। तो ये मैंने आपको आइस के लिए बताया और आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यानी कि 1 किलो सॉलिड को जितना हम हीट कर रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंड मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब पानी की केस में क्या होता है, वेपराइजेशन। लिक्विड को हम जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आ गया? ठीक है, तो यही थी हमारी लेटेंट हीट। अब इसका जब मैं आपको ग्राफ बताऊं तो ग्राफ देखो उसका कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, एक बार याद रखिए ग्राफ इसका ऐसा। अब देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो ग्राफ इसका बनता है वो बनता है हमारा ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। टाइम और टेम्परेचर के वर्सेस में हमारा ग्राफ बनता है। तो ये हमारा यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है और यहाँ पर हमारा टाइम दिया गया है। अब देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा टाइम था 0 सेकेंड, 0 सेकेंड टाइम था और टेम्परेचर हमारा कुछ भी अभी बहुत नेगेटिव में था, हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में था। जब टाइम हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था तो हमारा जो टेम्परेचर था वो नेगेटिव में था। ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमारा टेम्परेचर पहुंचा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा क्या पहुंचा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। एक सेकंड इसको हटाऊंगा। तो टेम्परेचर हमारा क्या पहुंचा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हमारा टेम्परेचर पहुंचा, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो हमारा क्या हुआ, आइस कन्वर्ट होने लगा वाटर में। तो अब टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर तो सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही पूरा का पूरा आइस इस टाइम तक, जैसे ही पूरा का पूरा आइस इस टाइम तक कन्वर्ट हो गया हमारा, दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ एक बार अच्छे से, देखो बेटा समझो अच्छे से। अरे दादा देखो बेटा क्या हुआ, टाइम था हमारा 0 सेकेंड और उस टाइम हमारा टेम्परेचर था नेगेटिव में। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमारा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जैसे ही हमारा पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस। और अब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, लिक्विड यानी सॉरी आइस हमारा कन्वर्ट होता है पानी में। तो पानी में कन्वर्ट होने लगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होने लगी हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर क्या होने लगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होने लगी। तो जैसे ये टेम्परेचर हमारा पहुँचा 0 डिग्री सेल्सियस, हमारा टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट कुछ टाइम तक। और उसके बाद जैसे ही हमारा पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, टेम्परेचर अगेन बढ़ने लगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस।
कितना पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमारा हमारा लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, और यहाँ पर हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पर हमारा था सॉलिड, यहाँ पर हमारा था लिक्विड। अब वापस हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा, क्योंकि अब हमारा स्टीम आ गई है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ इसका बनता है। मैं आपको एक बार अच्छे से ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा बढ़ा, ठीक है। फिर टेम्परेचर हमारा हुआ कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए, अगेन टेम्परेचर हमारा बढ़ा, एंड देन अगेन कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर, ठीक है, एंड अगेन हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो मैं एक बार यहाँ पर नोट लिख देता हूँ हमारा यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारा नेगेटिव में था टेम्परेचर, फिर हमारा टेम्परेचर पहुँचा 0 डिग्री सेल्सियस। मैं इस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आप इस पॉइंट को भी 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, ताकि आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस पर वो ना हो, ठीक है, इस पर ओवरलैप ना हो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बन रही है, ये इस पर एक्स एक्सिस पर ओवरलैप ना हो, इसीलिए मैंने इसको ऊपर की साइड बनाया। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या था, पहले सॉलिड था, एंड देन नाउ सॉलिड से वो लिक्विड होने लगा, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब हमारा लिक्विड पूरा हो गया वो, तो अब हमारा लिक्विड से वो लिक्विड से हमारा गैस होने लगा, और आगे यहाँ पर हमारा गैस रहने लगा। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ हमारा बनता है, ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। क्या हुआ, सबसे पहले हमारा सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा हमारा, तो हमारा सॉलिड कन्वर्ट होने लगा लिक्विड में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एंड जैसे ही हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा, वैसे ही हमारा लिक्विड कन्वर्ट होने लगा गैस में, टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हुआ, एंड कुछ टाइम बाद हमारा गैस में जब पूरा कन्वर्ट हो गया, तो टेम्परेचर हमारा अगेन बढ़ने लगा। तो इस तरीके से आप उसको पूरा समझ गए, ठीक। चलिए, तो ये आपका पूरा पीपीटी को मैंने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। आप इसको जैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी, वाटर पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, हमारा आइस पार्टिकल में ज़्यादा एनर्जी होगी। बहुत फेवरेट सवाल है ये सीबीएसई का। वैसे आपके यहाँ सीबीएसई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाता नहीं है, आपका 9th का स्कूल ही बनाएगा, लेकिन फिर भी बहुत फेवरेट सवाल है। जब आप इसको देखेंगे तो आपका मिल ही जाएगा ये सवाल। 5-6 सेट अगर आप लाए हैं, तो 2-3 सेट में तो आपको ये सवाल मिलेगा ही। क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। और इसी टेम्परेचर पर हमारा आइस कन्वर्ट होने लगता है वाटर पार्टिकल्स में। हमें सवाल क्या पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वाटर के पास या आइस के पास। अब आप लोग बेटा केमिस्ट्री का दिमाग नहीं लगाएं, आप लोग क्या सोचेंगे, आइस है भाई, आइस सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, जब हम सॉलिड से किसी को मारेंगे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी, लेकिन जब हम पानी से मारेंगे तो कम चोट लगेगी। तो आप इस तरीके का दिमाग लगाएंगे उसमें, लेकिन इस तरीके का दिमाग नहीं लगेगा वो बेटा। उसकी फिजिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, समझ आया। वो उसकी फिजिकल एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा। वो आप सोच रहे हैं मैं आइस को फेंक के मारूंगा किसी के सर में, वो मर जाएगा, लेकिन पानी को फेंक के मारूंगा किसी के सर में तो वो नहीं मरेगा, तो आइस की ज़्यादा एनर्जी हुई नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखना ऐसे। तो कलर मैं ले लेता हूँ दूसरा। अब देखो समझो क्या हो रहा है। मान लो ये था हमारा आइस। अब आइस के पास हमारा 10 यूनिट एनर्जी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब आइस को हमारा जब हमने हीट, दोबारा समझो बेटा, दोबारा समझो, अगेन समझो, अगेन अगेन अगेन। क्या हुआ, आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस के बाद हमारी एनर्जी थी, मान लीजिए 10 यूनिट एनर्जी थी हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब हमने इसको हीट किया, यानी कि जब हमने इसको हीट किया, तो हमारा मान लीजिए 20 यूनिट एनर्जी उसके पास और आ गई। तो टोटल एनर्जी हमारी अब लिक्विड के पास कितनी होगी, 30 यूनिट होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड के पास हमारा जो 20 यूनिट एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया नहीं आया, दोबारा समझो बेटा। मैं जानता हूँ आपको अभी समझ नहीं आया होगा, तो दोबारा समझो, हम इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये था आपका आइस, इसके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले हमारी एनर्जी थी रही होगी मान लीजिए 10 यूनिट्स। अब जब हमने इसको हीट किया, तो मान लीजिए हीट करने पर इसके पास एनर्जी आ गई 20 यूनिट्स। और जब 20 यूनिट इसके पास एनर्जी आई, तो 20 यूनिट क्या थी, कन्वर्ट कर रही थी इसको सॉलिड से लिक्विड में, तो वो क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली एनर्जी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली एनर्जी थी। और वही अब लिक्विड में हमारी टोटल होगी 30 यूनिट एनर्जी, क्योंकि 20 + 10 30 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में,
that water particles will have more energy at 0 degree Celsius in the form of latent heat of fusion, the form of latent heat of fusion. ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपको समझा, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको जब नोट्स पढ़ें आपको तो अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, मैं लिख तो देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है कि आइस के पास मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 यूनिट एनर्जी रही होगी और अब उसके पास 20 यूनिट एनर्जी आ गई जब उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी गई, और अब टोटल हमारे पास 30 यूनिट एनर्जी रही लिक्विड के पास. तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट्स वाई लिक्विड विल हैव मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने तो आपको उसको एक तरीके से लिख के बता दिया है. तो लिक्विड के पास क्या होगी, मोर एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक, समझ आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ, हमें किसके केस में पूछा है बेटा, स्टीम और लिक्विड पार्टिकल्स के केस में. तो सिमिलरली हम बता देंगे कि मान लीजिए लिक्विड था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके पास एनर्जी रही होगी 10 यूनिट एनर्जी रही होगी. अब उसके पास एनर्जी आ गई, मान लीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे. अब हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो वेपर करना पड़ेगा, वेपराइजेशन देंगे. तो मान लीजिए अब उसके पास एनर्जी आ गई 20 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. किसके बेसिस पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बेसिस पर. ठीक, चलिए तो अब पूरा ये कन्वर्ट होकर हमारा किस में बदल जाएगा, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इसको मैं लिख दूंगा बाद में. तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में. अब स्टीम के पास कितनी एनर्जी होगी, 30 यूनिट्स एनर्जी होगी. एनर्जी की यूनिट्स में नहीं लिख रहा क्योंकि कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है 30 जूल हो, किलो जूल हो, तो यूनिट्स मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, अब ठीक है, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से. इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. समझ आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक, चलिए तो ये आपका अभी तक था. अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. हम लोग अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि टेम्परेचर को चेंज करने पर हमारा क्या क्या बदलाव आते हैं. ठीक है, मैटर के स्टेट्स में क्या क्या चेंज आते हैं टेम्परेचर को चेंज करने पर. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर को जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था तो जो मैटर के पार्टिकल्स थे अभी वो पास पास थे, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मैटर के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हो गए. ठीक है, अब प्रेशर को चेंज करने पर ना बेटा इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है. प्रेशर को चेंज करने पर इसका क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है. तो प्रेशर चेंज करने पर हमारा क्या होता है, ये एक बार पढ़ लेते हैं इसको. ऑन अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोजर. क्या बोला है इसने कि प्रेशर अप्लाई करने पर मैटर के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं. जबकि हम जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो पार्टिकल्स मैटर के दूर दूर जा रहे थे. लेकिन इस केस में प्रेशर बढ़ाने के केस में पार्टिकल जो हैं वो पास पास आ रहे हैं. समझ आ रहा है, टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं. एंड देयर स्टेट्स कैन ऑल्सो बी चेंज, और यहाँ तक उनका स्टेट भी चेंज हो सकता है. पास तो आ ही रहे हैं मैटर के पार्टिकल, साथ साथ में उनका स्टेट भी चेंज हो सकता है. प्रेशर गिव्स अपोजिट रिजल्ट्स ऑन डेट ऑफ टेम्परेचर. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से अपोजिट रिजल्ट देता है हमारा. समझ आ रहा है, टेम्परेचर क्या करता था बेटा, पार्टिकल्स को दूर दूर करता था, लेकिन प्रेशर हमारा पार्टिकल्स को पास पास ला रहा है. इंक्रीज इन प्रेशर लेट्स टू द स्टेट विथ हायर डेंसिटी एंड हायर अट्रैक्टिव फोर्स. तो हायर डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है हायर डेंसिटी. और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के बीच में होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में. तो हम यहाँ से साफ साफ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है, अगर मेरे पास कोई भी गैस है इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो अगर मैं इस गैस के पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई करूँगा तो बेटा वो पास पास आ जाएंगे. पास पास आने के बाद वो पहले लिक्विड बनेंगे, और उनको मैं करूँगा तो वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो वो सॉलिड बन जाएंगे बिल्कुल. तो समझ आया आपको मैंने अभी तक क्या बताया कि जब प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेट भी चेंज हो जाता है. और प्रेशर को बढ़ाने पर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है और उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है.
ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से उनका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है ये, ऑन अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो देखो एक तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ साथ हम टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते तो मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर जाते, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो मैटर के पार्टिकल्स और पास पास आएंगे, और प्रेशर अप्लाई करने पर तो पास पास आती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दोनों साइड से हम सेम चीज़ कर रहे हैं, दोनों साइड से हम लोग मैटर के पार्टिकल्स को पास पास ला रहे हैं, जिसकी वजह से गैस जो है लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, ये मान लीजिए गैस का पार्टिकल हैं दो, इनको मैंने प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को मैंने कर दिया कम, मान लीजिए मैंने नेगेटिव में टेम्परेचर कर दिया, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ना, ये लिक्विफाई होकर हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा मैं इनको करूँगा, लिक्विड में इतना हो जाएगा मान लीजिए, और ज़्यादा इन पर अप्लाई करूँगा मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो बेटा और पास पास आ जाएंगे, तो ये हमारा सॉलिड बन जाएगा उसके बाद। तो ये होता है हमारा प्रेशर पर। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है ये टेम्परेचर का हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, अब इन दोनों फैक्टर्स में से द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो इन दोनों में से जो हमारा है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेशर अप्लाई करना मुश्किल रहता है, टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर का वेरिएशन कराना वो मुश्किल रहता है थोड़ा, उसके लिए बहुत मशीन्स वगैरह लगती हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन हम टेम्परेचर को हम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज सर्टन मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द गैसेस डू नॉट लिक्विफाई। तो ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है, आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैसेस जो है लिक्विफाई नहीं होती। होता है भाई, कुछ टेम्परेचर होता है जिन, अब आपको ज़रूरत नहीं है उसके बारे में जानने की, आप जब आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में, गैस लॉस वगैरह आप पढ़ोगे स्कूल 11th में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है हमें, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर और टेम्परेचर में से टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ जो हमारी गैसेस होती हैं ना, जब हम उन पर कुछ मिनिमम टेम्परेचर होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है गैसेस का जिसके ऊपर वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, मान लीजिए कुछ नेगेटिव में टेम्परेचर होता हो, इसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो पाती हो। मान लीजिए किसी कोई गैस है जिसका हाईएस्ट मिनिमम है -10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप -11 डिग्री सेल्सियस उसको प्रोवाइड करोगे तो वो लिक्विफाई नहीं होने वाली। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप गैसेस को लोगे और उसका कोई मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पर वो लिक्विफाई होती है, और उसका मिनिमम टेम्परेचर आप उसको और कम कर दोगे टेम्परेचर को, तो उसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं होगी। और ऊपर से ये क्या बोला, प्रोवाइडेड हाउ प्रेशर इज अप्लाइड, और साथ ही साथ इस पर ये भी देख लेने वाले हम, टेम्परेचर को तो हम कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं। अगर प्रेशर हम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो लिक्विफाई हो ही जाएगी वो, लेकिन प्रेशर अगर हम नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विफाई नहीं होगी वो। समझ आया? तो यहाँ पर क्या बोला, वैसे आप इस पार्ट, इतने पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, आपको इतना पार्ट नहीं पढ़ना तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन कंपोर्ट, जो मेन चीज़ थी वो यहाँ तक थी, मेन चीज़ थी वो यहाँ तक थी। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इतना पार्ट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका मेन चीज़ यहीं तक थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना 1 atm, वो होता है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो पी ए जो है ना, ये पास्कल होता है, पास्कल। पी ए हमारा क्या होता है बेटा, पास्कल। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, पी ए हमारा होता है पास्कल। ठीक है, तो 1 atm जो होता है हमारा वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बेहतरीन सवाल है, एक एक क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस। इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में ही क्यों स्टोर करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड, सॉलिड लिखा हुआ है, अगर हम किसी सॉलिड पर, मान लीजिए कोई गैस है, उसके ऊपर अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सॉलिड हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो अगर हम सॉलिड के ऊपर
हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो गैस बन सकती है भाई, टेम्परेचर तो इंक्रीज करता है लगातार। तो अगर सॉलिड के ऊपर हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो गैस में बदल सकती है। इसी कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हमें उनको सॉलिड स्टेट में रखना है लगातार, तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सॉलिड को आप प्रेशर कम अप्लाई करेंगे, प्रेशर अगर कम हो जाता है तो जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जब आप उसको हाई प्रेशर देते रहेंगे लगातार तो वो अपने सॉलिड स्टेट में ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है भाई एवेपोरेशन? जैसा कि आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है बढ़िया, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है बढ़िया, ठीक है। आपने 2-3 ड्रॉप पानी की डाली ज़मीन पर। जब आप कुछ सेकंड बाद देखेंगे तो वो पानी की बूंद बेटा सूख गई। ठीक है, इतनी गर्मी है, पानी की बूंद सूख गई। लेकिन वही पानी की बूंद जब आप सर्दियों में डालेंगे जब आप पानी की बूंद वहीं 2-3 बूंद, तो उनको बड़ा टाइम लगेगा सूखने में। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। आप कपड़े सुखा रहे हो, मान लो बाहर कपड़े आपने डाल दिए धूप में। अब सर्दी की धूप और गर्मी की धूप में फ़र्क रहता है। अगर आप सर्दी में वही कपड़े सुखाओगे तो उस कपड़ों को सूखने में टाइम लगेगा, भले ही आप धूप में सुखा रहे हो उसे। लेकिन अगर आप गर्मी की धूप में सुखाओगे उसे तो वो हाथ सूख जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है एवेपोरेशन, रीजंस क्या होते हैं एवेपोरेशन के, आइए सबको समझ लेते हैं एक बार में। तो एवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। अब आपको ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, इसको पढ़कर एक और टर्म याद आ रहा होगा, वेपराइजेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था सॉलिड मैटर के कन्वर्जन में पढ़ा था वो हमने, कि जब लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारा गैस में तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन कब कहते हैं उसको? जब हम अपने आप करा रहे हैं उसको। लेकिन यहाँ पर जो एवेपोरेशन होता है वो खुद होता है, उसको हम नहीं करा रहे बेटा। एवेपोरेशन अपने आप होता है। वहीं जो वेपराइजेशन होता है उसको हम लोग कराते हैं। ठीक है, और एट एनी टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं है बेटा एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, क्योंकि एवेपोरेशन तो सर्दियों में भी होता है, भले ही उसको टाइम लगता है लेकिन सर्दियों में भी तो होता है एवेपोरेशन। वरना अगर एवेपोरेशन सर्दी टेम्परेचर पर डिपेंड करे तो सर्दियों में तो आपके कपड़े बिल्कुल सूखेंगे ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो अगर एवेपोरेशन जो है हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और एवेपोरेशन का ऐसा नहीं है कोई मेल्टिंग पॉइंट हो, वो किसी भी वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से लो ही रहता है। मान लीजिए वाटर है भाई, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड। तो वाटर का हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एवेपोरेशन आप जानते हैं, जब आप पानी को नीचे ज़मीन पर डालते हैं तो वो पानी को आप इतना टेम्परेचर दे ही नहीं 100 डिग्री सेल्सियस, फिर भी वो पानी सूख जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एवेपोरेशन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही, मेल्टिंग पॉइंट तक जाने से पहले ही एवेपोरेट हो जाता है पानी। ठीक है, पानी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। वरना वरना जब आप पानी फैलाओगे ज़मीन पर, जब आप पोंछा मारते हो ज़मीन पर, तो आप पंखा चलाते हैं, पंखे में बहुत जल्दी सूखता है उसको, वो अगर जानेंगे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पे जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि टेम्परेचर पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी टेम्परेचर दे दो उसे, उस पर हो ही जाएगा, ये इवेपोरेशन तो होना ही है। और साथ ये मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही होता है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप इवेपोरेट कराने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तो दोगे नहीं उसे। ठीक है, वेपराइजेशन कराने के लिए आप 100 डिग्री सेल्सियस देते हो उसे, वो मैं मानता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है वेपराइज कराने के लिए। लेकिन एवेपोरेशन कराने के लिए, एवेपोरेशन आप कराते ही नहीं हो, एवेपोरेशन तो अपने आप होता है। तो एवेपोरेशन मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा पहले होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से लो रहता है। ठीक है, चलिए अब इवेपोरेशन होता क्यों है भाई ये भी जान लेते हैं। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मोशन द लिक्विड पार्टिकल्स कोलाइड विथ वन अनदर, वेर अ लिक्विड इज एक्सपोज टू एयर, collision between air particles and the liquid particle take place at surface। अब ये मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आया होगा। अब देखो बेटा इसको अच्छे से समझ आता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए एक ब्लैंक सीट मैंने ले ली है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर बेटा क्या लिया है, एक बीकर लिया। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है बेटा, एक बीकर लिया है। अब इस बीकर में मैंने यहाँ पर डाला पानी, मैंने यहाँ पर डाला बेटा पानी, पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं,
आप जानते हो एक चीज़ बहुत अच्छे से, मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल एक जगह स्टिल रहें, ये पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो जब ये पार्टिकल्स मूव करते करते, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, एयर के पार्टिकल्स हैं। मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा एक कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते ये लोग बेटा क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये इसको उधर फेंक रहा है, ये इसको उधर फेंक रहा है, तो जब ये पार्टिकल है ये यहाँ आ गया, ये इसको उधर फेंक रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये इसको इधर फेंक रहा है, ये इसको इधर फेंक रहा है तो ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ आ गया। तो कंटिन्यूस मोशन के दौरान ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड यानी एक दूसरे से टकराते हैं, और इसी टकराव के कारण, इन्हीं के टकराने के कारण पानी के जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के टकराव के कारण पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के पार्टिकल्स तक पहुंच जाते हैं। और जब जो हमारे सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के सबसे ऊपर पार्टिकल्स होंगे पानी के हमारे, तो जब ये पानी के पार्टिकल्स इनके पास पहुंचेंगे और इनके ऊपर टकराएंगे तो इनके पास बेटा बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे ना हमारे, ये इसको बेटा धक्का दे रहा है, समझो अच्छे से समझ रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। तो अब बेटा ऊपर तो और कोई पार्टिकल है नहीं, ऊपर तो एयर के पार्टिकल, ऐसा तो है नहीं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतना ज़्यादा मूव कर जाएं कि एयर के पार्टिकल्स के पास चले जाएं, ऐसा तो है नहीं। तो ये एक दूसरे को ही धक्का देने वाले हैं, एक दूसरे को ही धक्का देते हैं ये लोग। तो धक्का देते देते, कोलाइड करते करते, एक दूसरे को धक्का देते देते ये लोग क्या करते हैं, सरफेस वाले पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अब सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर तो और कोई पार्टिकल है नहीं पानी का, इस इतने पार्ट के ऊपर तो पानी का कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं ना, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये अपने अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको भी मात दे देते हैं, यानी कि उसको भी तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, दोबारा समझो एक बार, समझो समझो समझो, देखो ये लिया मैंने बीकर, ये रहा हमारा पानी के पार्टिकल्स, ठीक है, ये रहे हमारे सरफेस वाले पानी के पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पानी का पार्टिकल इसको धक्का देगा, ये पानी का पार्टिकल इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, फिर ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। तो ऐसा करते करते, ऐसा करते करते इन पार्टिकल्स के पास बचेगी बेटा कम एनर्जी, और जो इन पार्टिकल्स की एनर्जी है, जो इन पार्टिकल्स की एनर्जी वो पहुंच जाएगी इनके पार्टिकल्स के पास, इन पार्टिकल्स के पास पहुंच जाएगी। तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं ना उनके पास आ जाएगी बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी आ जाएगी इनके पास कि इनके पास पावर आ जाएगी कि ये अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको भी तोड़ देंगे। और जब ये अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेंगे ना बेटा, तो बताए क्या होगा, तब होगा एवेपोरेशन। अब आप जानते हैं क्या, जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, मान लीजिए ये पार्टिकल हट गया यहाँ से, ये पार्टिकल हट गया यहाँ से, तो बेटा बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब यहाँ पर नहीं रहा। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कितना था, इतना इतना था, लेकिन अब पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया है। इसी कारण हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को कहते हैं बेटा एवेपोरेशन। ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स की कंटिन्यूस मोशन के कारण जो लिक्विड पार्टिकल में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बनाना आर्डर, कोलाइड विद बनाना आर्डर, व्हेन अ लिक्विड इज एक्सपोज टू एयर, जब लिक्विड को हम एयर में रख देंगे तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, लेकिन एयर के पार्टिकल्स के पास तो वो पहुंच नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो सरफेस वाले लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ना उन्हीं के पास जा सकते हैं, तो उन्हीं के पास एनर्जी पहुंच जाएगी। और इन कोलिजन्स के दौरान, इन कोलिजन्स के कारण सम पार्टिकल्स गेट एक्स्ट्रा एनर्जी। कौन से पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जो सरफेस पर होते हैं, और उनके पास पावर आ जाती है टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके पास पावर आ जाती है कि वो अपनी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपको बताया ये इतना अभी अट्रैक्शन था, अब इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और अट्रैक्शन अब हो गया इतना, तो अट्रैक्शन अब बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत कम हो गया, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया, जिस कारण दीज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव द सरफेस एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो सरफेस को लीव कर देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन। समझ आया आपको एवेपोरेशन का कारण क्या है, क्यों होता है एवेपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसको बेटा प्रैक्टिकली समझना है आपको, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा स्वभाव है कि जैसा कि आपका लेटेंट हीट से क्वेश्चन बनता है, टेम्परेचर के ऊपर पे क्वेश्चन बनता है, उसी के साथ साथ हमारा इस पर भी क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, आइए समझते हैं। पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। मान लो आपके पास अभी सरफेस एरिया है इतना, इतना सरफेस एरिया है आपके पास, ठीक। आपने इसमें डाला पानी, वहीं दूसरी साइड आपके पास इतना सरफेस एरिया है, आपने उस पर भी डाला पानी। अब आप मुझे बताइए कि किस बीकर में पानी के एवेपोरेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एवेपोरेट तो दोनों में ही होगा, ये बात पक्की है, लेकिन कौन सा टाइम कम लेगा एवेपोरेट होने के लिए? तो आंसर है ये सेकंड वाला। क्यों लेगा एवेपोरेट होने के लिए टाइम कम? समझो उसको। अब मैंने आपको बेटा एक चीज़ बताई थी कि पार्टिकल्स हैं, ये एक बीकर है, इसके पार्टिकल्स हैं ये इसके पार्टिकल्स हैं। अगर इनके पास कम एरिया है मूव करने के लिए, तो बेटा ये इधर इधर टकराते रहेंगे, ये सिर्फ अपनी दीवार में टकराते रहेंगे। लेकिन वहीं इसके अगर इनके पास ज़्यादा एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है इनके पास, तो इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया है टकराने के लिए, तो ये ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी उधर भी घूम सकते हैं। तो जब इनके पास बेटा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना टकराने के लिए, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके कारण ही एक दूसरे से टकराएंगे। और जब इनके बीच का टकराव ज़्यादा होगा, जब इनके बीच का स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा जब इनके बीच का, उसी से फिर हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना, तो पार्टिकल्स के बीच का जो कॉलिजन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, ठीक है भाई, सरफेस फेनोमेनन है। एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकॉज मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू गेट एवेपोरेटेड। वही मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स के पास स्पेस ज़्यादा होगा मूव करने के लिए, और जब वो जितना ज़्यादा मूव करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे वो लोग, उतना ज़्यादा ही एक दूसरे को एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे। और जब एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी देंगे तो सरफेस पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, जिसके कारण वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो अनफोल्डेड क्लॉथ होता है ना, अनफोल्डेड जो क्लॉथ हो, जब आप कपड़े सुखाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, कपड़े को पूरा उसको खोल के सुखाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल फोल्ड करके सुखा रही हैं आपकी मम्मी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर फोल्ड करके सुखाएंगी तो बेटा वो टाइम लेगा, लेकिन जब आप उसको पूरा खोल के सुखाओगे तो वो बहुत कम टाइम लेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनफोल्डेड क्लॉथ ड्राइड फास्टर देन फोल्डेड वन। तो जो फोल्डेड हमारा क्लॉथ होता है ना वो लेट सूखता है, वहीं जो अनफोल्डेड बिल्कुल स्ट्रेट जिसको आप अनफोल्ड करा रखा है आपने, वो हमारा जल्दी सूख जाएगा। और जो फोल्ड होगा, फोल्ड तो यही होता है, फोल्ड होगा वो हमारा देर से सूखेगा, समझ आएगा, ठीक है। इसी कारण हमारा क्लॉथ ऐसा होता है। तो उसको आप समझो, अपने दिमाग में बैठा हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते चलो बेटा, ठीक है। अगला टॉपिक बढ़ते हैं हमारा टेम्परेचर। अभी हमारा सरफेस एरिया था, अब हमारा टेम्परेचर। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बेटा, उतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिकल्स होंगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ऊपर आपने टेम्परेचर के ऊपर पढ़ा था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पेस बढ़ता है उनके बीच का। स्पेस बढ़ेगा तो उनके पास मूव करने की एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो मूव करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जब उनके पास, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत फास्ट फास्ट टकराएंगे, जिसके कारण सरफेस के पार्टिकल्स को एक्टिव एनर्जी और ज़्यादा मिलेगी, तो और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर। और दूसरा है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बेटा क्या होती है, जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कॉजेज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वाटर वेपर जो आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो हमारा ह्यूमिडिटी कॉज करते हैं। अब जैसे कि आपको समझ आ रहा है, ह्यूमिडिटी यानी आप समझ सकते हैं कि ओस, जो ओस होती है, जैसे सर्दियों में ओस गिरती है, समझ रहे हैं आप, ओस जो सर्दियों में गिरती है बेटा वो ह्यूमिडिटी ही होती है, ठीक है। क्या होती है ह्यूमिडिटी, जो सर्दियों में आपकी ओस वगैरह गिरती है, पार्टिकल जो आपका रहते हैं पानी के पार्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा पानी के पार्टिकल्स होंगे, एवेपोरेशन की रेट उतनी कम होगी। क्यों होगी एवेपोरेशन की रेट? क्योंकि पानी, अगर एटमॉस्फेयर में ही पानी ज़्यादा है, तो जो आपका पानी है, जो आपके क्लॉथ में जो भी आपका पानी सुखा रहे हो आप, जिसको आप एवेपोरेट करना है, उसको तो टाइम लगेगा सूखने में। इसीलिए जो एयर होती है ना आपकी, एयर,
उसमें अगर पानी के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो एयर को ना टाइम लगेगा सुखाने में, क्योंकि विंड स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, पहले विंड स्पीड को समझ लेते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ह्यूमिडिटी वाला। देखो विंड स्पीड क्या होती है, ड्यूरिंग एवेपोरेशन द एयर अराउंड द वेट ऑब्जेक्ट बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स। तो जो हमारी एयर है वेट ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, यानी कि गीले पदार्थों के आसपास जो हमारी एयर होती है वो सैचुरेट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है वाटर वेपर्स के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर्स आपके वेट ऑब्जेक्ट में हैं उसके कारण हमारी जो एयर होती है वो वाटर वेपर से लबालब हो जाती है, यानी कि पानी उनमें भर जाता है, और इसी कारण रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स स्लोअर। ठीक है, अब इसके कारण जो एवापोरेशन की रेट है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर आपके एयर में ही पानी के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो और कितना पार्टिकल लेगी एयर, उसके पास तो ऑलरेडी पानी के पार्टिकल हैं, तो अब वो पानी के पार्टिकल तो और लेगी नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंक्रीज बढ़ाएंगे स्पीड की, विंड की स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, तो विंड की स्पीड बढ़ने से जो पार्टिकल्स है मॉइस्ट एयर है वो रिप्लेस हो जाती है ड्राई एयर से। ड्राई एयर यानी सूखे एयर होती है। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, विंड स्पीड जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, तो जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट यानी गीले एयर जो है वो हमारी ड्राई एयर से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ड्राई एयर से हमारी हो जाती है अलग। इसी कारण हमारा जो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो फास्ट हो जाता है। तो अभी आपको क्या समझ आया कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे एयर की, तो जो हमारी मॉइस्ट एयर है यानी कि गीली जो एयर है वो रिप्लेस हो जाएगी ड्राई एयर से, और जब वो ड्राई एयर से रिप्लेस होगी तो ड्राई एयर जो है हमारे पानी के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और रेट ऑफ एवोल्यूशन वापस बढ़ जाएगा। तो यही हमारा कहा था किसने, इधर ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक में। ह्यूमिडिटी वाले में क्या था कि अगर आप लोग पानी के पदार्थ, पानी के जो वेपर हैं उसको अगर आप कम कर दोगे इन्वायरमेंट में, एयर में, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी एवेपोरेशन की। ठीक है, स्पीड क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी मॉइस्ट एयर है वो हमारी ड्राई एयर से रिप्लेस हो जाएगी, मॉइस्ट एयर ड्राई एयर से रिप्लेस हो जाएगी, इसी कारण हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा एवेपोरेशन। आखिरी है हमारा क्या, नेचर ऑफ द लिक्विड। अब नेचर ऑफ द लिक्विड क्या है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब जितना ज़्यादा ना लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी जितना कम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, तो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हायर इज इट्स रेट ऑफ एवेपोरेशन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका जो वाटर है, जो आपका वाटर होता है H2O, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो आपका इस मान लीजिए अगर वाटर का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो अब आपका एवेपोरेशन और फास्ट हो जाएगा। हालांकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करे, लेकिन इससे थोड़ा क्या है स्पीड बढ़ जाएगी, एवेपोरेशन थोड़ा कम टाइम लेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा तो उसको एवेपोरेशन को अच्छा फील होगा, मतलब एवेपोरेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है एनवायरनमेंट में, और 50 डिग्री सेल्सियस ही आपका लिक्विड का वो है बॉइलिंग पॉइंट, तो 50-50 है दोनों, और 50 आपको मिल ही जाए तो लिक्विड हाल के हाल हो जाता है एयर में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा मेल्ट बोल रहा हूँ, यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा बेटा मैटर चैप्टर। तो मैटर चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, लेकिन अब हमारी क्लास यहाँ पर एंड नहीं होती है बेटा, हमारी क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। हमारी क्लास है सवालों की बरसात। ये देखिए बेटा, अरे सवालों की बरसात से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, एवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन में थोड़ा डिफरेंस है, उनको समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या है, देखो एवेपोरेशन है एक चीज़ और वेपराइजेशन ऑफ बॉइलिंग है एक चीज़। वेपराइजेशन माने क्या है, अब आप हीट करते हो किसी सब्सटेंस को, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एवेपोरेशन तो अपने आप होता है। तो एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वाटर को वेपराइज करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, उससे पहले वो वेपराइज होगा ही नहीं। इसीलिए हमको बॉइलिंग पॉइंट जो है उसी पर हमारा वेपराइजेशन या बॉइलिंग होती है, इसके कारण हमारी कूलिंग होती है। एक बात याद रखना, जब आप गर्मियों का टाइम जब आपका रहता है तब आपका पसीना आता है, स्वेट आता है आपके, तो स्वेट जब आता है आपके, तो आप जो आपका कॉटन का कपड़े रहते हैं जब आप गर्मियों में पहनते हो, तो उसके कारण जब आप पंखे में जाते हो तो पंखे में के नीचे जब आप खड़े होते हो तो आपको कूलिंग क्यों फील होती है बेटा, कूलिंग क्यों फील होती है आपको जब आप पंखे के नीचे खड़े होते हैं, वो इसलिए फील होती है क्योंकि पंखा आपको विंड स्पीड दे रहा है,
और जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगी एवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, तो आपका जो स्वेट है वो सूख जाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण आपको कूलिंग फील होती है। तो एवेपोरेशन जो है हमारा वो कूलिंग कॉज करता है, लेकिन वेपराइजेशन आपका कॉज करता नहीं है। अब आप जो आपकी भाप निकल रही है गर्मा गर्म, उसको आप छू कर देखना बेटा, आपको गर्मा गर्म लगेगी। तो ये कॉज नहीं करता कूलिंग, और ये कूलिंग कॉज करता है। और ये हमारा सरफेस फिनोमेनन यानी सरफेस पर होता है, और ये हमारा बल्क फिनोमेनन माने क्या होता है कि एक साथ पूरे का पूरे पार्टिकल्स वेपराइज होंगे। वेपराइजेशन में जो लिक्विड होता है हमारा, उसकी पूरे के पूरे पार्टिकल्स एक साथ वेपराइज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो एवेपोरेशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले वो सरफेस के पार्टिकल वेपराइज, सबसे पहले सरफेस के पार्टिकल एवेपोरेट होंगे, उसके बाद हमारे बाकी के नीचे के पार्टिकल एवेपोरेट होंगे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक था आपका पूरा चैप्टर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की बरसात पर। और ये आपकी सवालों की बरसात, धमाकेदार सवाल हैं बेटा, धमाकेदार क्वेश्चंस लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपका कह रहा है इनमें से कौन सा मैटर का स्टेट नहीं है। तो आप जानते हैं प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। लिख देता हूँ मैं आपको इधर, देखो प्लाज्मा जो होता है आपका वो फोर्थ स्टेट होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है वो फिफ्थ स्टेट होता है, और सॉलिड जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है। हमें बताना है कौन सा स्टेट नहीं है, तो वेपर आपका स्टेट नहीं होता कोई मैटर का। अब हमें बताना है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल यानी कि सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, आप जानते हैं सॉलिड की होती है, ठीक है। डिफरेंस में आपने पढ़ा हुआ था, सॉलिड की होती है। अब नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड और रेसिड्यू। तो नेपथलीन बॉल वाला एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिया था, जब मैं आपको कन्वर्जन ऑफ मैटर्स के स्टेट बता रहा था। मैटर के स्टेट में जब कन्वर्जन होता है, तो आप जानते हैं नेपथलीन बॉल जो होती हैं वो हमारी सॉलिड होती हैं। तो जब सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं डायरेक्ट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए, द टेम्परेचर एट विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारे सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में कन्वर्ट होने लगते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना यानी कि फ्रीज होने लगना, फ्रीज। तो फ्रीज किस पर होते हैं, वो फ्रीजिंग पॉइंट पर ही होंगे बेटा, फ्रीज तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, फ्रीजिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर लिक्विड बॉयल होने लगे। और लिक्विड बॉयल कब होता है, जब जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर निकलती है उसका जो प्रेशर होता है, जब वो इक्वल हो जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर हमारा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर। इसमें बेटा कोई समझाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको आप समझो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस से समझोगे, अभी आपकी बात समझ भी नहीं पाओगे आपको मैं समझाऊँ तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड दादा। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस। एवेपोरेशन हमारा बेटा कब होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अबव द बॉइलिंग पॉइंट, और एट और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं एवेपोरेशन की डेफिनेशन में आपको बताया था कि एवेपोरेशन को अगर आप टेम्परेचर कम देंगे ना, तो अभी वो एवेपोरेट होने जाएगा सब्सटेंस। तो लिक्विड का मान लीजिए, आप वाटर का एग्जांपल लीजिए, H2O। एक सेकेंड, मैंने कहा H2O यानी कि वाटर। वाटर का आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसको 35 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो अभी वाटर हमारा एवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एवेपोरेशन जो है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब कंडेंसेशन माने क्या होता है, गैस से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल आप वही आपका कि गर्मियों के टाइम पर आपका सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ की जो बाहर की हॉट एयर है वो यहाँ की कोल्ड एयर से टकराती है, और टकराने के बाद जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं
गैस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ टकराने के बाद पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैस टू लिक्विड। तो गैस टू लिक्विड हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट। अब गैसेस हमारी लिक्विफाई हो जाती हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर तो हो ही जाती हैं, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि एक सेकेंड ये हमारा इमेज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। देखो, तो देखो गैसेस किस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विफाई नहीं हो सकती। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विफाई हो जाती हैं। बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतना पार्टिकल्स पास पास होंगे तो भी हो जाएगी हमारी। एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, अपने खुद के क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी हो सकती हैं। मान लीजिए ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे भी लिक्विफाई हो सकती हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाना यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर भेजना। टेम्परेचर बढ़ाने यानी मैटर के पार्टिकल्स को दूर दूर भेजना। अगर आप मैटर के पार्टिकल्स को ही दूर दूर भेज रहे हो तो कैसे हो सकता है भाई कोई चीज़ लिक्विफाई। ठीक है, तो गैसेज जो हैं वो अपने खुद के क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, ये इमेज को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस हमारी अपने खुद के टेम्परेचर से ऊपर लिक्विफाई नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटर कन्वर्जन प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है वो हमारा इंटर कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है। तो आप जानते हैं वेपराइजेशन होता है हमारा, फ्यूजन होता है हमारा। फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, और सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, और डिफ्यूजन तो हमारा इंटर मिक्सिंग वाला प्रोसेस है, इंटर कन्वर्जन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए ये बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। इनमें से हमें बताना है, इनमें से डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तब आप जानते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक सेकेंड अच्छे से लो उसको। तब आप जानते हैं बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जो हमारी गैसेस की डिफ्यूजन हो वो ज़्यादा होती है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स की डिफ्यूजन और कम होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े कम कम दूर दूर रहते हैं। और सॉलिड के में तो डिफ्यूजन होती ही नहीं है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ उसको मैं। और नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, चलो। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज मच स्लोअर इन लिक्विड्स एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। अब लिक्विड का जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बेटा कम होता है, स्लो होता है एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स पहली बात तो दूर दूर नहीं रहते, कम पास पास रहते हैं। और दूसरी बात, अगर वो पास पास रहते हैं तो उनके पार्टिकल्स का मोशन जो है वो स्लो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज स्लोअर एज कम्पेयर टू डेट ऑफ गैस पार्टिकल्स। ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैवियर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स सी प्लस होते हैं, कोलिजन एनर्जी हाई होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 39, विच स्टेटमेंट अबाउट गैसेस इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गैसेस के बारे में गलत है। गैसेस डू नॉट हैव सॉलिड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सही बात है। गैसेस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये आप पढ़ चुके हो। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये भी बात सही है कि जिस कंटेनर में आप गैस को डालोगे उसका वॉल्यूम उसी के बराबर हमारा हो जाएगा। मान लीजिए 10 लीटर का है तो उसमें 10 लीटर का ही गैस आने वाली है। ठीक है, चलो। कन्फाइंड गैस एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये बात मैंने आपको बतानी थी लेकिन ये बात सही है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, कंटेनर की वॉल पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ बेटा। मैंने ये जो नोट्स बताया है आपको, ये जो नोट्स पढ़ाया है मैंने, इन नोट्स के बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन नहीं आ सकता इन नोट्स के बाहर। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं नोट्स से बनेगा। बस आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इसके बारे में ऐसा क्या पढ़ा है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है,
और अब बचा हमारा क्या है, मास ऑफ गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज। अब भाई ये क्या बोल रहा है, मान लो ये कंटेनर है, इसका मास अगर हम मेजर करेंगे तो यही मास होगा हमारा गैस का। ऐसा कोई बात होती है, गैस तो बेटा पूरे में फैली रहती है। मान लो इसका मास आया 200 ग्राम, तो ऐसा ऐसा है क्या पूरे इसमें कंटेनर में 200 ग्राम गैस होगी? गैस तो बेटा बहुत सारी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। और लास्ट आपका एमसीक्यू है, द करेक्ट रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट इज। क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल। गलत बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की कब से इक्वल होने लगे लिक्विड पार्टिकल की? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई, लिक्विड पार्टिकल्स तो बहुत पास पास रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो होती ही नहीं है, ठीक है। ये भी गलत हो गया हमारा। अगला क्या है, फोर्थ पढ़ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल। अब ये क्या बोल रहा है कि लिक्विड की ज़्यादा होती है गैस की, जबकि उल्टा होता है, गैस की ज़्यादा होती है लिक्विड से। तो मैं लिख देता हूँ आपको कैसा क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी का। देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे ज़्यादा होती है गैस की, देन लिक्विड की, एंड देन सॉलिड की। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेटा सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, एमसीक्यू करा दी मैंने आपको सारे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिना कोई झिझक के पूछ सकते हैं। फील फ्री टू एनीथिंग, ठीक है। सारे सोशल मीडियाज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।